अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पैटर्न्स ऑफ द न्यूरोनल इंजरी। इस वीडियो में हम लोग कुछ सेरेब्रल डिजीज़ की बात करने वाले हैं, ब्रेन डिजीज़ की। बेसिकली व्हाट एक्चुअली हैपन, सीएनएस जो है हमारा पूरा हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी कोई ब्रेन डिजीज़ या इंट्राक्रेनियल कोई डिसऑर्डर होता है तो ब्रेन और जो इंट्राक्रेनियल स्कल के जो कंटेंट्स हैं वो हमारे पास उनका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है तो उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एबिलिटी को, कि वो पूरी तरीके से ब्लड पूरी ब्रेन को पहुँचाए, क्योंकि ब्रेन का तो वॉल्यूम इतना बढ़ गया है। क्या होता है जब ब्लड नहीं सही से पहुंच पाएगा तो हाइपर परफ्यूजन होगी तो आपको पता है बहुत सारी सीरियस और फाटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन्हीं कुछ यही डिसऑर्डर्स जो कि वॉल्यूम ऑफ इंट्राक्रेनियल कंटेंट्स को बढ़ा रहे होते हैं, उनमें जनरलाइज सेरेब्रल एडीमा, हाइड्रोसेफेलस, हेमोरेजिस, इस्कीमिया और कुछ मास लीशंस आ रहे थे सच एज ट्यूमर। आज हम उन्हीं कुछ डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जिनमें हमारा सेरेब्रल एडीमा, हर्निएशन एंड द हाइड्रोसेफेलस। सेरेब्रल एडीमा की बात कर लेते हैं। सेरेब्रल एडीमा क्या है? बेसिकली सेरेब्रल एडीमा में एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड हो जाता है विद इन द ब्रेन पैरेन्काइमा। अब इसके हमारे पास दो तरीके के कॉजेज़ हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है कि वेजोजेनिक एडीमा है या फिर साइटोटॉक्सिक एडीमा। अब हम दोनों की बात कर लेते हैं। वेजोजेनिक एडीमा जो है हमारे पास तब होगा जब हमारे पास नॉर्मल ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब हो गया। जब नॉर्मल ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब हो गया है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम वेस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ द ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें और ये होगा कि ये वेसोजेनिक एडिमा लोकलाइज भी हो सकता है। किस वजह से हो सकता है? मे बी कोई भी इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी हो गई है, या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन है, या फिर ट्यूमर है, और या फिर जर्नलाइज तरीके से। बस आप लोगों ने ये याद रखना है वेसोजेनिक एडिमा में कि इसमें हमारे पास नॉर्मल ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है, ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्बड। ठीक है, इसकी वजह से जो है फ्लूइड जो है शिफ्ट हो रहा है वेस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्टली हमने बात करी साइटोटॉक्सिक एडीमा की। साइटोटॉक्सिक एडीमा में क्या होता है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है किसी भी सेकेंडरी या न्यूरोनल ग्लायल इंजरी की वजह से, जो कि शायद जनरलाइज्ड या हाइपोक्सिक इस्कीमिक की वजह से, इंसल्ट की वजह से भी हो सकता है, और एक्सपोजर टू द सर्टेन टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है। वेसोजेनिक में ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब हो रहा था और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ ब्रेन में फ्लूइड जमा हो रहा था, जबकि साइटोटॉक्सिक में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। जो एडिमेटस ब्रेन होता है ना, एडिमेटस ब्रेन वो नॉर्मल से ज़्यादा सॉफ्टर होता है। जाहिर सी बात है, जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो सॉफ्टर ही होगा, और इसमें ओवरफिल क्रेनियल वॉल्ट हो जाता है। इसके जो गहराए होते हैं ना वो हमारे पास फ्लैटेंड हो जाते हैं, और सल्काए जो है नैरोड हो जाते हैं, और वेंट्रिकुलर कैविटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मैं बुक में एक पिक्चर है वो दिखाती हूँ हम लोग को। दिस इज अ पिक्चर, ये देखें, गहराए जो है फ्लैटेंड हो गए हैं, और ये जिनके बीच के सल्काए हैं वो नैरोड हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। वो हमें देख, क्योंकि इतना फ्लूइड जमा हो गया है कि ब्रेन ही स्वेलअप हो गया है पूरा। सेरेब्रल एडिमा तो हो गया। अब हम लोग हाइड्रोसेफेलस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोसेफेलस की बात करने से पहले मैं जो है ना आपको सीएसएफ की रेगुलेशन बताना चाहती हूँ कि सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है। सीएसएफ स्पाइनल फ्लूइड हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। वो वहाँ से मूव करता है फोरामिना ऑफ लश्का एंड मैकेंडाई की तरफ, और फिर वहाँ से जाता है सब एरोकोनाइड स्पेस में। सब एरोकोनाइड स्पेस से वहाँ पे हमारे पास सब एरोकोनाइड ग्रेनुलेशन से एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरीके से सीएसएफ का जो बैलेंस है मेंटेन रहता है जनरेशन से, रेट ऑफ जनरेशन और रिजॉर्प्शन से। ठीक है, ये तो हमने बात करी सीएसएफ की। अब हम लोग देख रहे हैं सीएसएफ का क्या ताल्लुक है हाइड्रोसेफेलस से। बेसिकली हाइड्रोसेफेलस में होता है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सीएसएफ हो जाता है। वॉल्यूम सीएसएफ का बढ़ जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर ही।
बेसिकली जब हमारे पास वॉल्यूम CSF बढ़ रहा है तो CSF बढ़ने के हमारे पास दो कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो प्राइमरीली वो CSF बढ़ रहा है या फिर सेकेंडरली आपको पता है कि सेकेंडरी मतलब किसी डिजीज़ की, किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से हाइड्रोसेफेलस हो रहा है। प्राइमरीली मतलब कि किसी भी प्राइमरीली जो हमने पूरा इसके स्ट्रक्चर की बात करी, CSF कहाँ से मूव करते हैं, उसमें कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से वो हाइड्रोसेफेलस कॉज कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पैथो के बुक में रॉबिन्स में दो पैटर्न्स बताए गए हैं। एक है हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस और एक है हमारे पास कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस का मतलब है कि कोई भी एक स्मॉल पोर्शन, कोई भी एक पूरा वेंट्रिकल नहीं, कोई भी एक पोर्शन है वेंट्रिकल का जो कि इनलार्ज हो गया इस इंक्रीज CSF की वजह से। अब ये मोस्टली जो है किसी भी मास ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, जो कि फोरामेना ऑफ मोनरो या फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करे, जिसकी वजह से एक पोर्शन वेंट्रिकल का इनलार्ज हो रहा है। पूरा वेंट्रिकल इनलार्ज नहीं हो रहा, एक पोर्शन वेंट्रिकल का इनलार्ज हो रहा है, उसको हम लोग कह रहे हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। अब हम लोग बात करें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इसमें क्या होता है कि एंटायर वेंट्रिकुलर सिस्टम इनलार्ज होता है, पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना CSF की रिजॉर्प्शन कम हो रही है। हमने बात करी थी कि CSF कैसे मेंटेन बैलेंस हो रहा था। CSF जितना बन रहा था, रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिजॉर्प्शन, हम लोगों ने पूरा उसका पाथवे देखा। अब या तो इसके रिजॉर्प्शन में कोई ना कोई मसला आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन थी जिसकी वजह से स्मॉल पोर्शन अफेक्ट कर रहा था, इसमें पूरा इनलार्ज्ड पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। ये तो हमने कुछ पैटर्न्स की बात कर ली है हम लोगों ने। अब ये जो है हमारे पास प्राइमरी कॉजेज़ में आ जाते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग। सेकेंडरी कॉज में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी कॉज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस एक्स वैकुओ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कंपनसेंट्री इंक्रीज होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अपना कोई वो नहीं है, लेकिन वो किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से जो है ना बढ़ रहा है। मे बी कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हो सकती है। हर्निएशन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ब्रेन टिश्यू की एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, जब किसी भी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हर्निएशन हमारे पास तीन तरीके की होती है, सब फेल्सीन हर्निएशन, ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन और टॉन्सिलर हर्निएशन। हम लोग बात कर लेते हैं सब फेल्सीन, जिसको सिंगुलेट हर्निएशन भी कहते हैं। सब फेल्सीन सिंगुलेट हर्निएशन तब होती है जब यूनिलैटरल एक्सपेंशन हो रही हो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की। ठीक है, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास रॉबिन्स की पिक्चर है। सब फेल्सीन हर्निएशन जब होती है जब हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो पार्ट है दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है, इसको हम कहते हैं सब फेल्सीन हर्निएशन या फिर सिंगुलेट हर्निएशन। दूसरी हमने बात करी थी ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन हमारे पास तब होता है जब हमारे पास टेम्पोरल लोब का जो पार्ट है ना वो हर्निएट कर जाता है। ये देखें, ये हर्निएट कर रहा है, कह रहे हैं ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। और टॉन्सिलर हर्निएशन तब होती है जब हमारे पास टॉन्सिलर जो सेरिबेलर के टॉन्सिल्स होते हैं वो हर्निएट कर जाते हैं फोरामेन मैग्नम में। ये देखें, टॉन्सिलर हर्निएशन, सब फेल्सीन हर्निएशन, ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन, टॉन्सिलर हर्निएशन। अब हम इन तीनों के कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली ये जब हर्निएट हो रहा है तो ये किसी ना किसी दूसरे पार्ट के किसी भी स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रहा है, तो हम उन कंप्रेशन को देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट को कंप्रेस कर रहा है। बेसिकली सब फेल्सीन जो सिंगुलेट हर्निएशन है वो हमारे पास एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कंप्रेस कर रहा होता है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कंप्रेस कर रहा होता है। जबकि जो ट्रांसटेंटोरियल जिसको अनसिनेट हर्निएशन भी कह रहे थे, ये हमारे पास तीन चीज़ों को कंप्रेस कर रहा होता है। एक होती है हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व जो कि ऑक्यूमुलेटर नर्व होती है, उसको कंप्रेस करता है। ऑक्यूमुलेटर नर्व जब कंप्रेस होती है ना तो फिर क्या होता है, ऑक्यूमुलेटर नर्व कंप्रेस हो गई, प्यूपिल्स जो हैं डायलेट हो जाते हैं, प्यूपिल्स की डायलेशन शुरू हो जाती है। आई मूवमेंट्स जो है हमारे पास वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, आई मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये दोनों मिलके हमारे पास एक टर्म हमको कहते हैं ब्लाउन प्यूपिल, ब्लाउन प्यूपिल करवा देती हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे सेकेंडली हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कंप्रेस करते हैं। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जिस भी एरिया को सप्लाई कर रही होगी वहाँ की क्या होगी, जो है इस्कीमिया। बेसिकली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को भी सप्लाई कर रही होती है ब्लड सप्लाई, तो ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी अफेक्ट होगा। ठीक है। थर्डली हमारे पास टेंस्टेंटोरियल हर्निएट जो है कंप्रेस कर रहा होता है कॉन्ट्रालेटरल सेरिब्रल पेडंकल को, जो कि हमारे पास रिजल्ट करता है हेमीपैरेसिस एप्सिलैटरल टू द साइड ऑफ हर्निएशन। जहाँ भी हमारे पास हर्निएशन हो रही होगी ना, उस साइड की बॉडी को हमारे पास वीकनेस होगी मूव करने में, यहाँ पे इनएबिलिटी टू द मूव, हेमीपैरेसिस एप्सिलैटरल। और बेसिकली सेरिब्रल पेडंकल जो हमारे पास एक तो हेमीपैरेसिस करता है, दूसरा हमारे पास कर्नोहांस नॉच कराता है। कर्नोहांस नॉच बेसिकली एक डिफॉर्मिटी होती है जिसको ये कॉज करवा रहा होता है, एक डिफॉर्मेशन हो जाती है, इसको हमको कहते हैं कर्नोहांस नॉच। और थर्डली हमारे पास कंप्रेशन ऑफ द मिड ब्रेन भी इस पेडंकल की वजह से तीन चीज़ें हो रही है, हेमीपैरेसिस, कर्नोहांस नॉच और कंप्रेशन ऑफ द मिड ब्रेन। जब मिड ब्रेन और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग हमारे पास सिस्टम है वो डिप्रेस होगा तो क्या होगा, हमारे पास डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस वो कॉज करेगा। कोलेटरल सेरिब्रल पेडंकल तीन चीज़ें कॉज करता है, हेमीपैरेसिस, कर्नोहांस नॉच, कंप्रेशन ऑफ द मिड ब्रेन। अच्छा, चौथी बात इसमें रॉबिन्स में ये लिखी हुई है कि बेसिकली जब हमारे पास इस हर्निएशन प्रोग्रेस करेगा, जब ये हर्निएशन जो है हर्निएट प्रोग्रेशन करेगा तो क्या होगा, हमारे पास लीनियर और द फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस हो जाएंगे मिड ब्रेन और पॉन्स में। बेसिकली इसके लिए एक टर्म मेंशन है, ड्यूरेड हेमरेजेस। लीनियर और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस होंगे, उसको हम लोग कहते हैं ड्यूरेड हेमरेजेस। बेसिकली हमारे पास क्यों हो रहे होते हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि मिड लाइन और पैरामीडियन रीजन्स में ये इसलिए हो रहे होते हैं कि पेनिट्रेटिंग वेन्स जो आर्टरीज जो सप्लाई कर रही होती है ना अपर ब्रेन स्टेम को, उनमें टेयरिंग हो जाती है जिसकी वजह से ड्यूरेड हेमरेजेस हो जाते हैं। थर्डली हम लोग बात करें तीसरी टाइप के हर्निएशन की, टॉन्सिलर हर्निएशन। इसमें हम लोगों ने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है सेरिबेलर टॉन्सिल्स की थ्रू फोरामेन मैग्नम। बेसिकली जब ये मैग्नम को से हर्निएट करेगा तो ब्रेन स्टेम जे की है जो कंप्रेशन होगी, जिसके नतीजे में जो हमारे पास वाइटल, रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर्स हैं वो अफेक्ट होंगे और ये हमारे पास सीरियस कंडीशन भी कॉज कर सकते हैं और इवन ये फाटल कंडीशंस भी कॉज करते हैं टॉन्सिल हर्निएशन। हमने तीन टाइप्स के हर्निएशन पढ़ लिए सबफेल्चीन सिंगुलेट हर्निएशन, ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन, टॉन्सिलर हर्निएशन। सबफेल्चीन हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कंप्रेस करता है, ट्रांसटेंटोरियल अनसिलेट तीन चीज़ों को कंप्रेस करता है, थर्ड क्रेनियल नर्व, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, कोलेटरल सेरिब्रल पेडंकल। और प्रोग्रेशन भी हमने इसकी देखी तो क्या बने थे, ड्यूरेड हेमरेजेस। टॉन्सिलर हर्निएशन में हमारे पास वाइटल, रेस्पिरेटरी, कार्डियक सेंटर्स अफेक्टेड हो रहे थे, इवन इट इज़ फाटल। दैट्स इट।